तो आज बहुत बहुत वेलकम है। आज हमारे साथ एक नई स्पीकर है, आरती भटनागर जी, जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में ही रहती हैं। और आज हमें वो थोड़ा बहुत अपने जर्नी के बारे में बताएंगी कि उनको किस तरह से पत्री जी या पीएस से मिले, या वो जिन जिन गुरुओं से बात करके आई हैं, समझ के आई हैं, थोड़ा बहुत वो बताएंगी अगर वो चाहें तो आरती भटनागर जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आप पहली बार, मतलब पहले तो जुड़ी है, लेकिन आज हम पहली बार आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे, और फिर तुलसी दल के पृष्ठ, हम उसके बारे में भी हम बाद में आप बताएंगे हमें। तो ओवर टू यू मैम, एंड वेलकम 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 आरती जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो पत्री जी व सभी मास्टर्स को नमन व आत्मवंदन। एंड मैं आरती भटनागर, मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ था तो हरिद्वार चली गई थी। तो वहाँ हम अराउंड 12 इयर्स रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था। तो उसमें भी सुदर्शन क्रिया वगैरह है, बट मैं बहुत ज्यादा टाइम तक उसे फॉलो नहीं कर पाई। मैं क्योंकि उसमें सांस ब्रीदिंग टेक्निक थी तो मुझे दिक्कत आ रही थी। बट देन मैं हमेशा सोचा करती थी मुझे कुछ ऐसा कुछ मिले जिससे कि मेरे को इजी हो मेरे लिए। तो वही तलाशते हुए मैं एक दिन, जब मैंने वीडियो देखे सारिका जी का, तो मैंने उनके साथ मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ, बहुत ज्यादा हेल्थ में और मेरा मेंटल मेकअप में। तो मेरी यही छोटी सी जर्नी है। और आज मुझे अनुराधा जी ने बोला कि आपको पढ़ना है, तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो बहुत बढ़िया मैम, स्वीकार आपने किया ये चैलेंज। हाँ जी, हाँ तो जी। हाँ, आज वैसे ट्रू डिफिकल्टीज के बारे में भी हमारा एक कोई सेशन चल रहा था, पर उसके बारे में जब हम ये किताब पढ़ लेंगे कि हम अपने ही जीवन में कैसे, जब डिफिकल्टी ले आते हैं, चैलेंज जैसे आप एक्सेप्ट कर रही हैं, हम ले आते हैं, तो वो कैसे हमारे जीवन में सहायता करता है। अगर आगे वक्त मिलेगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, पर आज ये फिर आपके इसके जर्नी के बाद हम ये करेंगे। तो आप, जीव हिंसा मैंने शेयर कर दिया, आप देखिए। आज का हाँ जी। टॉपिक जीव हिंसा। पहला है जीव हिंसा। वेमना केवल एक महान योगी ही नहीं, परम सत्यों का बेझिझक हिम्मत के साथ स्पष्ट रूप से और सुलभ शैली में व्यक्त करने वाले आध्यात्मिक शास्त्र के महान अध्यापक भी हैं। प्राणी हिंसा के बारे में वे इस प्रकार कहते हैं: पेट भर लेने के लिए बहुत हिंसा करके पंछी आदि को पकड़कर तल कर खाने वाला इस दुनिया में चंडाल है। विश्वधाभिराम सुनो वेमा, जीव जीव को मार कर जीव को देने के लिए जीवन में बल से घूमते हैं। जीव हिंसक को कभी मोक्ष मिलता है क्या? विश्वधाभिराम सुनो वेमा, प्राणी हिंसा के द्वारा मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। उसे छोड़ देने पर ही मोक्ष यात्रा आरंभ होती है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए वचन नम्न नग्न सत्य ही हैं। पंछी आदि जीव पकड़कर खाने वाला चांडाल है। प्राणी हिंसक को कभी मोक्ष नहीं मिलता। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि ये सबको मालूम है ये बातें, बट देन लोग तब भी ये सब कंज्यूम करते हैं। आप लोग कुछ जी मैम, जी मैम। बताना चाहेंगे? ये वेमना जो है, हाँ जी। वे तेलुगु भाषा के एक, जैसे हम कहेंगे कवि, या उस मतलब जैसे महान कवि। इनके बारे में हम किसी और सेशन में जरूर इनके बारे में चर्चा हुई थी। वेमना या योगी वेमना के नाम से ये बहुत मतलब जाने जाते हैं। और ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि इन्होंने, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इस भाषा में, जैसे हम बोलते हैं कबीर ने, या इस भाषा में, या संत तुकाराम ने मराठी भाषा में, ऐसी भाषा में जो सत्य थे, परम सत्य, वो कहे। इसीलिए शायद ये इतने पॉपुलर हो गए आंध्र प्रदेश में और सब इन जिलों में। तो इनके बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि इनकी जो, मतलब जो वाणी थी और जो इनकी कविताएं थी, वो जनमानस को छू गई, और इसके लिए वे काफी जाने गए। और उनकी मतलब एक ही कविता नहीं, बाकी सारे गीत भजन और बहुत कुछ इनके बारे में मतलब बहुत कुछ है।
और आप ये देखेंगे कि इनका जन्म, ये मैं बस ये इसको देख के बोल रही हूँ कि जब उत्तर भारत में जैसे कुछ जैसे संत कबीर और ये इसी वक्त में जो भक्ति संगीत, भक्ति के बारे में जब बताया जा रहा था या ऐसे कवि आ रहे थे, उसी 15-16 सेंचुरी में ये भी मतलब तेलुगु भाषा में इन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार किया। और सिंपल यानी कि ऐसी भाषा जो सभी लोग सुन सके, समझ सके, ऐसी भाषा में इन्होंने इस तरह से जैसे अहिंसा या परमो धर्म, या ये कहना कि भाई जीव हिंसा ना करो, जीव को खाओ नहीं, ये हमारे लिए आज कहना, क्योंकि हम इतने सालों से, जैसे आपने कहा कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से आई हैं या हम लोग पीएसएसएम से आए हैं, या हमारे घरों में ये बात होती रहती है, पर तेलंगाना या इस तरह इस इन प्रदेशों में जाकर ये कहना, या बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल में ये कहना, या उड़ीसा में ये कहना कि आप मांसाहार का मन ना करें। देखिए, गुजरात में ये कहना कि आप शाकाहारी हो जाएं, ये तो एक आम बात है। लेकिन आंध्र प्रदेश में जाके, उड़ीसा में जाके, वेस्ट बंगाल में जाके जनमानस के सामने यह कहना कि मांसाहार ना करें, उसके से क्या होता है, मतलब उनकी बस एक पॉइंट को लिया जा रहा है, बाकी और भी उनकी बातें हैं। तो आपने जैसे कहा कि हमारे लिए आज ये कहना, क्योंकि हमें उतना डर नहीं लगता, हमें ये नहीं लगता कि हमारा मतलब तिरस्कार हो जाएगा या हमें कोई कुछ कहेगा। लेकिन गांव में रहते हुए, गांव के मतलब वहां पर जो सोशल, क्या बोलेंगे, सोशल फैब्रिक बहुत स्ट्रांग होता है, वहां पर किसी कवि का इस तरह पॉपुलर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। और उनकी जो बातें हैं, अब 400-500 साल भी उनके पर फिल्म बन रही है और वो बहुत फेमस है। तो ये दो शब्द वेमना जी या योगी वेमना जी के बारे में हम जानेंगे। और खासकर इस वाले किताब में, तुलसी दल की किताब में, पत्री जी ने उन मास्टर्स या उन टीचर्स के बारे में, आज ही डॉक्टर जीके ने जीके सर ने तुलसी दल के बारे में ये बताया हमें कि जब पत्री जी ने ये 30 साल पहले ये किताब लिखी थी, तब ये बहुत ही एक किस्म से क्या बोलेंगे, जैसे कि बहुत अच्छी किताब मानी गई थी कि वहाँ के मतलब खासकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लोगों के सामने ऐसी बातें रखना, और वो भी 100-200 टीचर्स और इस तरह की बातें रखना बहुत रिवोल्यूशनरी था। वर्ड रिवोल्यूशनरी या प्रासंगिक था उस समय के लिए, ये कहना कि भाई नॉन वेज ना खाएं। अब तो कई सारे गांव में वहां पर भी वो लोग वेजिटेरियन हो गए हैं, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार हो गया है ध्यान का। लेकिन जो पहला व्यक्ति आता है, पहला कवि आता है, उसने किस साहस के साथ ये बात कही होगी, इसके लिए हम उनके लिए प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका नमन करते हैं। और खासकर तेलुगु भाषा में, जबकि वो संस्कृत जानते थे, फिर भी उन्होंने उस भाषा में कहा, सुना, लिखा, गीत बनाए, कि लोग उसको, गीत बनाने से क्या होता है, पॉपुलर जल्दी हो जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने भी, वो चाहते तो वो संस्कृत में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने पाली भाषा का चयन किया, क्योंकि वहां उस प्रदेश में जहां पर वो, उनके अधिकतर स्टूडेंट्स थे, वहां पर पाली भाषा बोली जाती थी। तो इतने मेरे दो शब्द इन योगी वेमना के बारे में। और जो आपने बताया बिल्कुल सही है कि हमारे लिए हम अभी भी कहीं पर अगर सारे लोग नॉनवेज की पार्टी हो, वहां पर हम जाके कहते हैं कि नहीं, हमें तो वेजिटेरियन होना है, तो हमें कितना साहस, मतलब साहस करना पड़ेगा ये बोलने के लिए। तो ये मेरे दो शब्द हैं वेमना, योगी वेमना जी के बारे में। बाकी मुझे लगता है कि शायद मधुलिन जी या जो साउथ के मास्टर्स हैं, वे ज्यादा इन के बारे में बता सकते हैं कि उनकी कौन फिल्म में क्या बताया गया, या कुछ उनके बारे में भी हम सुन सकते हैं, या इस पृष्ठ के बारे में हम ज्यादा और किसी और से भी सुन सकते हैं। तो और नहीं तो फिर सेकंड, हम, हाँ बताइए। हाँ जी, ये सेकंड है ना, ललाट लेक। हाँ, एक मिनट। ललाट लेख नहीं करेंगे मैम, वो तो कई बार हो चुका है, 115 वाला पेज करेंगे। 115 वो कई बार हो चुका है ललाट लेख, ये मतलब आगे पीछे है, तभी मैंने लिखा था कि हम लोग ये करेंगे देह आत्मा, 115 पेज।
PDF हाँ हाँ कर रही हूँ। देह आत्मा। जैसे लकड़ी में अदृश्य रूप में आग है, वैसे ही देह में आत्मा है। इस रहस्य को समझकर आत्मा को जान लीजिए। विश्वधाभिराम सुनो वेमा। दो लकड़ियों को जलाने घिसने से आग पैदा होती है। जैसे लकड़ी में अदृश्य रूप में आग है, वैसे ही देह में आत्मा है। इस रहस्य को समझकर आत्माराम में डूब जाइए। बस वेमन का उपदेश है। इस लकड़ी को घिसने से क्या आग दिखाई देती है? क्या बीज को निकाल कर देखने से पेड़ दिखाई देता है? उसी तरह शरीर को चीर फाड़ कर देने से भी आत्मा दिखाई नहीं देगी। पशु को दिखाई नहीं देता तो पशु दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं आत्मा पूरे देह में व्याप्त नहीं है। मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ, ऐसा सवाल पूछने वाला मूर्ख है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन तीसरी आंख को आत्मानुभव के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। ये वह ध्यान के माध्यम से ही उपलब्ध होता है। थैंक यू आरती जी। तो यहाँ पर वेमा, ये जो सुनो वेमा ये लिखा हुआ है, इसका मुझे मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे वो वेमना से आया, पर ये वेमा लिखा हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि ये हमें मतलब बताया जा रहा है। तो कभी कभी ये जो एलिमेंट्स के बारे में पंच विंशति ये सब जो भी सेशंस हम करते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि लकड़ी में आग कैसे हो सकती है, या लकड़ी में से हम जलाकर आग कैसे करते हैं। तो वो इसको समझना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअलाइज या मतलब डिटेल में जब जब हम जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये कोई भी चीज जो है पंचभूतों से बनी है, या सभी के मिश्रण, मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, उनके मिश्रण से बनी है। तो इस लकड़ी में आग है, वैसे ही देह में आत्मा है। तो कहने का अर्थ है कि आप भी आरती जी समझ रहे होंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो लेकिन होता तो है। तो ये पूरा पृष्ठ उसी के बारे में है, देह के बारे में, आत्मा के बारे में। और इस उदाहरण के साथ हमें बताया गया है कि कहीं पर हमें अगर संदेह हो कि भाई हम आत्मा है, देह है, तो देह है तो देह की भी हमें जरूरत है, हम छू सकते हैं। और उसी के साथ इस आत्मा जो है वो एक्सपीरियंस लेती है, अनुभव लेती है, वो भी जरूरी है। लेकिन जैसे कि लकड़ी में आग होती है और बाद में हमें जब हम उसको या तो जला देते हैं या दो लकड़ियों को घिस कर आग पैदा हो सकती है, तो वह अदृश्य रूप से वहां पर आग है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए, ताकि हम जो हम अपने जीवन में जिस उदाहरण को समझ सके, वहीं से हमारी समझ में आता है। इसीलिए ऐसा उदाहरण दिया गया है, मुझे लगता है, जो चर्म चक्षु को समझ में आए, या हम ऐसा कर सकें कि एक्सपेरिमेंट कर सकें, इसको रिपीट कर सकें। तो इस तरह का मतलब उदाहरण दिया गया है। और ये जो लाइन है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर चीज को हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ सकते, या हम उसे देख कर, सूंघ कर, नाप कर, चीर कर, फाड़ कर या छू कर देख नहीं समझ सकते। और ऐसा कहना कि अरे आत्मा है तो मुझे बताओ कहाँ है आत्मा, या आपको कोई अनुभव हुआ है, जैसे ध्यान के अनुभव कई सारे होते हैं, तो वह फिर उनको बताना, उनको समझाना, या जिसने ध्यान नहीं किया है उसे ये एक्सप्लेन करना या कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कन्विंस नहीं करना है, पर ये अगर कहीं पर आए तो हम सिर्फ इतना अपना पक्ष रख सकते हैं कि हर चीज जो है वह मतलब प्रमाणित नहीं की जा सकती है, या उसको चर्म चक्षुओं से दिखाया नहीं जा सकता है या सुनाया नहीं जा सकता है। इसमें एक किस्म से जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जहां पर एटम से भी जो छोटी जो एलिमेंट है, उसको क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से उसकी एक्सपेरिमेंट होती है,
वहाँ जो हमारे ये फिजिकल लॉज जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। उसी तरह ये जो फिजिकल रेल्म है, वहाँ के जो रूल हैं, वहाँ के जो नियम हैं, वो उस आत्मा के लेवल पे या उस एलिमेंटल लेवल पे या जो इनविजिबल चीजें हमारे सामने हैं, वहां पर वो काम नहीं करती हैं, या वहां पर उनको समझाना, उनके लॉज को समझाना मुश्किल होता रहता है। तो ये बताया जा रहा है इस लाइन से कि हम जो देह से समझ सकते हैं, जो भौतिक शरीर से समझ सकते हैं, जो हम अपने इंद्रियों से समझ सकते हैं, वे चीजें अलग हैं। और जो आत्मा की जो एक कॉन्सेप्ट है या अवधारणा हमारी समझ में बताई गई है, वह अवधारणा जो है वह भी सत्य है, परंतु प्रमाणित नहीं की जा सकती। या मतलब उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अगर आत्मा है, इनविजिबल है, तो हम उसके बारे में बोले ही ना, या उसके बारे में समझे ही ना, जो गुरुजन हमें बता रहे हैं तो उसको नकार दें। तो ये फिर हमारी मूर्खता होगी। और ऐसा बोलने वाला कि आत्मा अगर दिखती नहीं है तो वह नहीं है, यह जो है ये मूर्खतापूर्ण है। तो अरुणा जी हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, तो इसके लिए मैं बस बता देती हूँ कि पेज नंबर पीडीएफ में पेज नंबर 115 को हम डिस्कस कर रहे हैं, देह आत्मा। तो रोज हम दो दो पन्ने आजकल या 3 पेजेस को डिस्कस करते हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि देह मतलब ये दिखाया गया है कि मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ, ऐसा सवाल पूछने वाला मूर्ख है। इस पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो जो चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता, वह इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा पूरे देह में व्याप्त नहीं है। तो ये कहा जा रहा है जैसे लकड़ी में आग है, देह में आत्मा है, ये कहा जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा चुप रहूंगी और आरती जी को या किसी अन्य पर्सन को, मास्टर को बोलने, आप जरूर बोलें। अरुणा जी, आपका बड़ा स्वागत है यहाँ पर। अरुणा सरी जी। पहली बार जुड़ी हूँ मुझे यहाँ पे मतलब मैं बोलने के लिए ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ना यहाँ पे शोर बहुत है। तो आज के लिए मैं म्यूट पे रहूंगी कि जी मैम, जी कल कोई मैं बात जरूर नहीं, आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं जुड़ने आज के देखूं कैसे सब। हाँ ठीक है मैम, लिए। मुझे जी भी जी पता लगे। जी 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरती जी, आपने ये हमें बताया, ये पढ़ के बताया, तो इस पर भी आप जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा और भी बोल सकती हैं, या कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं प्लीज। जीवन से की जैसे बात की जाती है तो हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं, तो कुछ कई परिवारों में ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही नहीं खाते नॉन वेज, और बड़े उनको बोलते भी रहते हैं फिर भी नहीं खाते। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, उनके पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। सही, ऐसा ही बिल्कुल सही कहा आपने। कई बच्चे परिवार में, नॉन वेजिटेरियन परिवार में पैदा होकर भी वेजिटेरियन होते हैं। इसमें मेरे मम्मी पापा का उदाहरण है। हम, अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी भी ऐसे परिवार में थी कि सब लोग नॉन वेज थे, नानी नाना जी। और मेरी मम्मी वेजिटेरियन थी और मेरे पापा वेजिटेरियन, और उनके परिवार में दादी दादाजी और सब ताऊ जी ताई जी बुआ सारे नॉन वेजिटेरियन। तो हम लोग जब जाते थे तो सब लोग का यही होता था कि अब आए हैं तो नॉन वेज बनेगा, मतलब। तो फिर तब उनको याद आता था कि नहीं, ये तो फिर, और हम सब वेजिटेरियन, मतलब हम भाई बहन सारे वेजिटेरियन। और कैसे संयोग देखिए कि कैसे ऐसे नॉन वेज परिवारों से इनका मेल हुआ, इनकी शादी हुई फिर। और फिर मेरी दादी जब हमारे घर में रहने आई, तो उनके लिए भी काफी एडजस्टमेंट रहा कि मतलब घर में कुछ बनता ही नहीं था नॉन वेज, तो उन्होंने भी फिर त्याग किया नॉन वेज का। तो सही आपने उदाहरण दिया। ऐसा कई अभी छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता को बोलेंगे नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि उनको कहीं से मतलब जैसे मोटिवेशन या ज्ञान आ जाता है कि नहीं मैं नहीं, ये नहीं खाऊंगी। थैंक यू फॉर द एग्जाम्पल। मंजू जी थोड़ा बताएं, मधुलिन जी अगर आप कुछ आगे जोड़ना चाहें। अनगा बेनीता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप म्यूट है मैम।
मंजू जी। नॉन वेज और वेज तो ये मैम इतनी कॉमन प्रॉब्लम है हर फैमिली में, एडजस्टमेंट का उसका वो होता ही है, बट इट्स अप टू द इंडिविजुअल मैम। हमारे भाई की फैमिली में भी भाई भाभी दोनों नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके बच्चे जो हैं प्योर वेजिटेरियन। और वो मेरा भाई कहता है इन लोगों के लिए हमने इतना वो किया और ये लोग देखना भी नहीं चाहते। सो इट हैपेंस। हमारी फैमिली में सब नॉन वेजिटेरियन एक्सेप्ट मी। सो ठीक है, चलता है। जी मैम, So, ये आपने सही कहा कि हमें कंपैशनेट भी रहना है, क्योंकि किसी की हाँ प्रेफरेंस हम थोप नहीं हाँ, सकते। प्रेफरेंस हम थोप नहीं सकते, हम उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई प्रश्न, वो हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं डाल रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको इस बात के लिए क्यों। इट्स वो कहते हैं ना हर किसी का टाइम आता है, जब उनको मन होगा तो इट्स अप टू देम, व्हेन दे वांट टू लीव दे विल लीव। मेरे कहने से जो है उसका हो सकता है असर और उल्टा ही हो, लाइक सो इट्स ये हमारे यहाँ कभी ये प्रॉब्लम रही ही नहीं। whoever wants to eat whatever जो उनको चाहिए वो, एवरीवन मैम, सब हर किसी को ये मालूम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज की क्या अहमियत है क्या नहीं है। अब अब हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि जबरदस्ती में ज्ञान दें। जी जी उसमें जो है ना वापस अपने को उल्टा पड़ेगा, लाइक नो, इसलिए मैंने एट सच प्लेसेस चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है, मुझे लगता है। जी मैम। आज हमारे पास समय है तो यही, क्योंकि वेमना गुरु के बारे में ही हम आगे करते जा रहे हैं, तो ये जी पीछे वाला पेज भी पढ़ लेते हैं। ये वेमना गुरु के ही बारे में है कि उत्तम गुरु कौन है। विभिन्न गुरुओं के बारे में वेमन ने ऐसे कहा है। मूर्ख गुरु बांधता है हाँ। कर्म समूह, मध्यम गुरु बांधता है मंत्र समूह, उत्तम गुरु बांधता है योग साम्राज्य, विश्व धिभिराम सुनो वेमा। हम्म तो ये हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर पूरा इसको समझेंगे कि मूर्ख गुरु कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। कर्म अर्थात बाह्य पूजा आदि कर्म कांड। मध्य गुरु मंत्रों की उपासना की प्रेरणा देता है और कहता है कि यही परम योग है। लेकिन उत्तम गुरु सभी को सभी काल में केवल ध्यान योग का प्रबोधन करता है। बाह्य पूजा आदि करना मूर्खता है। मंत्रोपासना करना मूर्खता तो नहीं, लेकिन एक परम योग भी नहीं। उसके तात्कालिक रूप में से मन को शांति मिलती है। ध्यान से ही सही योग है। ध्यान योग के बोधक ही सही गुरु हैं। अर्थात कि हम कभी कभी मन में ऐसे आ जाता है ना कि हम मंत्र उच्चारण कर लें या इस तरह से कर लें, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सही चीज नहीं है। मंत्रों से कई बार जो फोकस है वो बहुत जल्दी आ जाता है, आपने देखा होगा। जैसे हम ओम बोलते हैं या कोई भी हाँ, जो भी मंत्र होता है, गायत्री उससे मंत्र। वो फोकस बहुत जल्दी आ जाता है। अगर हम मैं बहुत ही अगर जैसे कि दिमाग 100 दिशा में चल रहा है, उस समय मंत्र का उच्चारण करने से एकदम कामनेस आ जाती है और बहुत अच्छा है। लेकिन जी मूर्ख गुरु जो है उसको मूर्ख ही गुरु दे दिया गया है, क्योंकि हजारों सालों से यह कर्म कांड की चीजें, क्योंकि उस समय कर्म कांड की जरूरत थी। ऐसे हाँ। गुरु की काफी मतलब यजुर्वेद तो पूरा कर्म कांड से भरा हुआ है। तो आवश्यकता है पहले तो कि हम सब चीज इकट्ठा करके लाएं, उस चीज को करें, फिर वहां पर पूजा करें, ये भी एक आवश्यक है। लेकिन उससे जो एक किस्म से परिष्कृत या डिफाइंड या रिफाइंड गुरु है, वह हमें मंत्र उच्चारण के बारे में बताते हैं। और फिर जो उत्तम गुरु हैं वे हमें ध्यान योग के बारे में बताते हैं। तो ये अनेक मतलब तीनों प्रकार के गुरु, वही वेमना जो ऋषि हैं या योगी वेमना जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, 111 पेज पे भी उन्हीं के बारे में है कि उन्होंने
मतलब वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे नॉन जी वेजिटेरियन वेजिटेरियन के बारे में बताया, और जी यहाँ पर कि उत्तम गुरु की वे डेफिनेशन दे रहे हैं, ध्यान ही सही योग है। तो जी ध्यान योग के बोधक ही सही गुरु हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैं बहुत टेंस हूँ और मैं मतलब योगा कर लूं या मतलब आसन कर लूं, चल लूं, ऐसे कर लूं, खाना भी सही से खाना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मुख्य हमारा क्या उद्देश्य है कि ध्यान ही सही योग है। कल हमने वो पिछले पृष्ठों में पढ़ा था कि हम सज्जन संगति में भी ध्यान जैसी स्थिति में आ जाते हैं या योग में, तो ध्यान के बोधक ही सही गुरु हैं, या ध्यान योग के बोधक यानी कि जो जानते हैं और वो सिखाते हैं, उस पर आचरण करते हैं, वे ही सही गुरु हैं। इसको जी पढ़ने के बाद मुझे ये भी लग रहा है कि जब हम कभी कोई किताब उठाते हैं स्वाध्याय के लिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वे ध्यान के बारे में बता रहे हैं? ऐसे तो मतलब कई सारे लेखक लेखिकाएं मिलेंगे, लेकिन उसका किताब में हम किस पर अपना एनर्जी करें, किस पे अपना टाइम लगाएं, किस किताब को पढ़ने में समय लगाएं, उसके जी लिए भी एक सूचक है, उसके लिए भी हमारे लिए एक क्या बोलते हैं पॉइंटर है, कि हम कौन से गुरु को सीखें, कौन से गुरु से सीखें, किस गुरु की किताब को पढ़ें तो या सुने समझे। तो उसके लिए भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, पर उत्तम कौन है या सही योग कौन है, इसका हमें ज्ञान दिया जा रहा है। तो वही पत्री जी, मतलब हम कई बार कहते हैं कि वो उनको कोई भी उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि उनको आप है ना, अगर प्लैनेट्स के बारे में भी पूछेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, माना कि आपने प्रश्न पूछ लिया, तो उसके बाद वो 2-3 उसको जो भी उनको जानते हैं, फिर बाद में बोलेंगे हम कैसे ध्यान करें। मतलब किसी भी विषय में उनको पूछने से बाद में वो फिर ध्यान पर ही उसको बात को खत्म करते थे, क्योंकि वह उनके लिए एक मुख्य चीज थी कि वो सभी को ये बताएं कि ध्यान ही मुख्य है। और ये जो स्पिरिचुअल रियलिटी का जो वीडियो है जिसके बारे में हम अनेकों बार चर्चा करते हैं, वो उसमें भी कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे हमें किसी मतलब किसी नॉलेज को जानना हो या किसी किससे कनेक्ट करना हो रिमोटली या अदरवाइज, तो उस सब में ध्यान का कैसे मतलब उपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, ध्यान से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया गया, समझाया गया। आज श्रीनिवास सर ने बहुत ही अच्छी तरह से हाँ काफी देर तक चला ना, आज तो क्लास 1:30 बजे खत्म हुआ है, हाँ तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा, एंड ही गेव लॉट्स ऑफ एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल रियलिटी वाला जो है, इसको करें आप लोग जरूर, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, एंड जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपको कुछ नया उसमें सब समझने को मिलेगा। सो जी मैम, और डॉक्टर जीके ने आज तुलसी दल के बारे में बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हम तो कितना 1.5-2 महीना हो गया हम तुलसी दल ही करते जा रहे हैं। दिल्ली कर रहे हैं। इट्स सच इतना अच्छा, लाइक यू नो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कितना इसमें अर्थ भरा है मैम, लाइक यू नो। सो आई एम रीडिंग इट सेकंड टाइम, लेकिन फिर भी इस समय मैं ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इसे। तो उन्होंने सही बोला, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो थैंक यू आरती जी फॉर दिस, आपके टाइम के लिए। आप और भी कुछ बताना चाहें जरूर बताएं। और विनीता आज पहली बार मुझे लगता है कि वीडियो पे आई है तो कुछ बोलेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी पता नहीं। पर आज आपने जो सुना उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे जरूर मैम, कोई भी। मैम जैसे कर्मकांड, ज्यादातर हम लोग कर्मकांड में ही लगे रहते हैं, वो हमें लगता है वही सत्य है। फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण पे भी आते हैं, ध्यान में हम लोग सबसे अंत में आते हैं, जो कोई कि बात नहीं, हमारी सबसे पीढ़ी ज्यादा। के लिए वो सत्य है, क्या हाँ पता जी। अगले 100 सालों में ध्यान करें। जी हमारी पीढ़ी के लिए बिल्कुल सत्य है। मैं भी ऐसे ही परिवार में हूँ अभी भी कि कर्म कांड को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, हम लोगों ने उसको अप टू सर्टेन एक्सटेंट मैम थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन बेस तो वही है।
बेस को कैसे छोड़ेंगे मैम, जन्म से जो है जो देखते आए हैं अब करते जैसे आए हैं। जैसे मैंने किचन साफ किया, अब मैं दिया तो जलाती हूँ ना, दिवाली के दिन मैं हाँ, दिया तो जलाती हूँ बिल्कुल हाँ। बाहर। दिवाली के दिन मैं तो रोज दिया जलाती हूँ हाँ मतलब भगवान के किचन पास। में, फिर बाहर भी तो जलाते हैं हम या दिवाली में कुछ हाँ, ज्यादा ही। हाँ, तुलसी को जलाते हैं मैम, तुलसी को रोज जलाते हैं, वहाँ भगवान के पास जलाते हैं, आरती करते हैं। तो ये और सब हम लोग जन्म से देखा हुआ है, तो उससे अपने को विड्रॉ करना आसान नहीं है और जरूरत नहीं है। हम उसको जो है, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको हम लेके चल रहे हैं और नई चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जो चीज अच्छी है उसको फॉलो करना तो कहीं कभी बुरा नहीं है। कोई किसी धर्म में ऐसा नहीं बताते हैं कि तुम जो हो हिंसा करो, तुम दूसरे को जो है दुख दो। कोई धर्म ऐसा नहीं बताता है। तो इट्स बेटर टू फॉलो, मतलब थोड़ा सा अपने को लिबरल माइंडेड होना, और बहुत ज्यादा चीड़ होके किसी भी चीज को के ऊपर बंध के रहना जो है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सी बहुत अच्छा आपने कहा मंजू जी। और आप जब क्लासेस कर रही हैं और आपने L1 एग्जाम दिया, तभी एक ये जीता जाता उदाहरण है कि हम नई चीजों पर बढ़ रहे हैं। आज हाँ, आरती जी भी पहली बार बोल रही हैं और उनको मतलब काफी ऐसे मतलब पुश करना पड़ा, और फिर उन्होंने बोला नहीं, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। तो आज हाँ, मैं बस 2 मिनट और वो ट्रू डिफिकल्टीज वाले को जरा रिपीट करना हाँ, चाह रही थी। हाँ, प्लीज मैम, जरूर। हाँ, तो वो ट्रू डिफिकल्टीज वाला टॉपिक था, अगर आपने सुना नहीं तो। ट्रू डिफिकल्टीज इस तरह से डॉक्टर जी के ने बताया कि कभी कभी तो क्या होता है, हमारे पास कोई मतलब कोई परेशानी आती है, या कोई हमें कुछ मतलब अड़चन आ जाती है, चाहे फाइनेंशियल चाहे फिजिकल, हमारी हेल्थ खराब हो या हमारा कहीं ट्रांसफर हो गया हो, वो भी तो एक बड़ी चीज है। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसको उसके मकान मालिक ने बोल दिया कि आप घर खाली करो, तो अचानक से उसके पास वो चैलेंज आ गया। हाँ, लेकिन वो डिफिकल्टी तो ये है कि जब हमारे पास डिफिकल्टी आ जाती है तो वो एक टीचर के रूप में एक मतलब हमें कुछ दिखाती है कि हम उसको फिर फेस करें, उसमें से हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना है हमें। वो डिफिकल्टी आती, मतलब वो डिफिकल्टी हमें वो सिखाती है कि हमें अपने मतलब या तो दिनचर्या में या सोल प्लान में या मंथली प्लान में क्या चेंज करना है। लेकिन मुख्य बात तो उन्होंने ये वाली बोली कि कभी जब ट्रू डिफिकल्टी का अर्थ यह है कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, हम्म, जैसे बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज स्मूथ फिट एंड फाइन, और उस समय जब हम कोई नई कला सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, उसको सिखाते हैं, या कोई नई भाषा सीखते हैं, या अपने आप ही कि नहीं अब मेरा दिल्ली में वो हो गया, मैं किस तरह से जर्मनी जाऊं, गाजे मतलब दिल्ली जाऊं, बम्बई जाऊं, इस तरह से हम अपने ही को चैलेंज करते हैं कि आज मैं मतलब ये भी एक चैलेंज होगा कि आज मैं सिर्फ ये 5 6 7 8 का, और मैं मेरे मन में है कि 3 महीने बाद ये शायद 50 का हो, या कुछ इस तरह का कि आज मैं एक किताब का सेशन कर रहे हैं हम लोग, कल को 2 किताब का करें, या कुछ इस तरह का, या आज एक स्पीकर को मिल रहा है, कल को 2 2 स्पीकर यहाँ पर आके बात कर, कुछ इस तरह की चैलेंज अगर मैं एक्सेप्ट करूं और उस पर काम करूं, तो वो मेरे लिए एक ट्रू डिफिकल्टी होगी कि मैंने उसको इनवाइट किया है। Like I've created that challenge or that thing in my mind, for myself. तो डॉक्टर जी के बोलते हैं फिर वो जो भगवान लोग हमको डिफिकल्टी लाके देते हैं, और जो मतलब बीमारी के रूप में या किसी के रूप में, फिर वो सोचते हैं अरे इसने तो अपने लिए ऑलरेडी डिफिकल्टी कर लिया, मैं इसको और क्या डिफिकल्टी। तो वो वाली बात मुझे बहुत ही हंसी आ गई। तो ये ट्रू डिफिकल्टी का मतलब है, ठीक है जब डिफिकल्टी आ जाती है, और भी हम जैसे उदाहरण दिए, डॉक्टर वो स्नेह मैम ने जो उदाहरण दिया कि मैंने वहाँ जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम था उसमें जाने का चुना, मतलब आई प्रायोरिटाइज्ड माय टाइम सो दैट आई कैन go to a spiritual meeting rather than for a family function or something. तो ये भी एक मतलब एक एस्पेक्ट है कि कौन सी डिफिकल्टी को हम एक किस्म से प्रायोरिटाइज करते हैं कि मुझे 2 जगह जाना है, तो मैं आधे घंटे पहले उस वाली इवेंट में चली जाऊं, फिर दोनों को एडजस्ट करके, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि मैं वहां पर भी अटेंड हूँ, और अपनी जो भी की शादी है उसमें भी अटेंड हूँ। तो वो भी एक तरीका है। पर ये वाला तरीका कि मैं खुद के लिए खुद चैलेंजेस लेकर आऊं,
तो ये एक ट्रू डिफिकल्टी और एक स्टूडेंट का एक ये एक किस्म से चैलेंज है कि वो खुद को ही चैलेंज करता रहे हर समय हर समय हर समय। तो ये मगर वाली ये चीज अगर जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो स्नेह मैम ने कहा मैम कि दोनों ही की प्रायोरिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली फंक्शन भी उतना ही देता है कि चलो मैंने सो दैट इट इज मेड इजी फॉर मैंने पॉसिबल हो जाता है उनके लिए दोनों चीजों को मीट करना। मेरे ख्याल से ऐसा हमने कई बार नोटिस किया है। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम आपको अपना मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मैम। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो हम लोग वहां पे रहते थे नोएडा में 26 सेक्टर में। तो हमारे जो है मतलब ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हो ही गई थी एंड वी वर टोटली ब्रोकन अप। और उसमें जो है फिर मेरे लैंडलॉर्ड ने ये सोचा कि दे बीइंग लेडीज का घर है एंड सो इट्स बेटर टू लेट देम वेकेट द हाउस। उन्होंने मुझे मतलब एक हफ्ते के बाद, मेरे हस्बैंड की डेथ के एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया कि अमंडा आई एम फीलिंग वेरी बैड, लेकिन मेरे फादर को घर चाहिए, कुछ भी एक्सक्यूज देकर। मैम यू कांट इमेजिन, वो भी एक डिफिकल्टी वाला टाइम था। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या एकदम से ये क्या आ गया। बट यू वोंट बिलीव मैम, 10 दिन के अंदर आई गॉट द बेटर हाउस इन ईस्ट एंड अपार्टमेंट दिल्ली। वहां पर हमें वी गॉट द हाउस with lesser rent, better house, big house with lesser rent. I just couldn't believe my luck कि भगवान कहाँ से कैसे जो है इंतजाम करते हैं। I couldn't believe। तो ये भी जो था वो आई थी डिफिकल्टी, लेकिन I left it। ठीक है, we took it as a challenge। कह दिया तो अब उनकी बात को हम किसी आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम टू गिव मी टाइम और दिस। जितना टाइम उन्होंने दिया उससे पहले कम टाइम में वी विल वेकेट द हाउस एंड वी डिड दैट। सो ये होता है, यूनिवर्स भी टेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर मदद भी कर देते हैं उसी तरह से। That was बहुत ही my टचिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग ने बताया। ये वाला पॉइंट भी उन्होंने कहा कि भाई कभी कभी हमें सब नेचर हेल्प कर देती है, सारे लोग मिलके हेल्प कर देते हैं, सारी जो बोलते हैं कायनात मिलके हमें मदद करने के लिए दौड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। और आपने ये यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया तो ट्रूली ट्रूली थैंक couldn't believe our luck that time। उस समय तो ऐसा ही लग रहा था भगवान कैसे। मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बोल रही हूँ, तो वो जो जितना उस दे रही थी रेंट, उसको अब हम 2000 रुपए कम में रेंट मिल गया है, मतलब हमको भी आई गॉट बहुत कम रेंट में मिल गया था। एंड सच अ ब्यूटीफुल हाउस, नोएडा से दिल्ली में एकदम बॉर्डर पे था, 14 सेक्टर से लगा हुआ था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल हाउस। और कुछ मेरी किस्मत ऐसी थी मैम, जब मैं उस वहां पर गई, मूव हुई, वहीं से मेरे बच्चों को उनका जॉब वो कंफर्म हुआ। तीनों लड़कों की शादी मेरी वहां पे हुई। तीनों बच्चों की, मेरी बेटी जो है यूएस गई स्कॉलरशिप से उस आगे पढ़ाई के लिए, सेकंड डॉटर गॉट द जॉब इन दिस गूगल, सब कुछ वहां से हुआ मेरा। सो ये भी यूनिवर्स का जो है इंतजाम था। बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो ऑल दीज आर द एक्सपीरियंसेस मैम। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। मुझे तो सुन के ही मतलब ऐसे ऐसे गूज बम्स आ गए हैं। विनीता भी क्लैपिंग कर रही है। दो शब्द विनीता आप बोलो, अच्छा लगता है किसी को, बोलो आप अनम्यूट करके। जी मैम, मैं मेरे एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि
ध्यान में आने के बाद मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी, मीन्स ध्यान सिखाने के लिए, उस टाइम पे मेरे को भी बहुत अंदर से, मीन्स फर्स्ट क्लास था, कैसे ध्यान लूंगी, कभी किसी को सिखाई नहीं हूँ, कैसे करूंगी, अंदर से घबराहट भी थी। तो क्या हुआ, और जैसे मैं घर की अकेली बहू हूँ, तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं घर में। और दिन के टाइम पे ही था क्लास, जैसे 11 बजे था, दोपहर के 11 बजे क्लास था। तो अ, मेरी सासू माँ को, मदर इन लॉ को मैंने कहा कि मेरा ऐसा क्लास है, तो बोले कि ठीक है तुम कर लो, हम मैं इधर देख लूंगी। तो मैं क्लास करके उठी, जैसे 11 to 12 वन आवर का था। तो क्लास करके जैसे ही मैं बाहर गई, तो बाहर जाके देखती हूँ कि मेरी सासू माँ बैठी हुई है, हम लोग की जो मेड काम करती है वो लोग बैठी हुई है, एक और जन, मतलब वो लोग बैठी हुई है, सब मेरा इंतजार कर रही है कि कब आएगी। और मतलब मेरे को इतना, मतलब अंदर से यूनिवर्स को थैंक, मतलब इतना थैंक यू कि इतना सपोर्ट, देखिए सबको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। मेरे को इतना इतना मतलब अंदर से थैंक यू यूनिवर्स को बोला कि इतना सपोर्ट, कि सब इतना मेरे लिए वेट। उनका कनेक्शन हो गया होगा, लेकिन विनीता का हमें वो समझ में आया कि मतलब हाँ, विनीता अब सुनाई दे रहा है हमें। आप सुनाए, जो काम था वो पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरे चलते, कि पर वेट कर रहे हैं मेरे लिए कि नहीं आएगी तब काम कंप्लीट होगा। तो मुझे उस दिन बहुत ही ज्यादा ये लगा कि बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी। और ट्रू ट्रू डिफिकल्टीज का तो ये हो जाता है कि मैंने भी ट्रू डिफिकल्टीज लिया था स्पिरिचुअल टैबलेट में आके। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलिए। मैम, हाँ मैंने भी ट्रू डिफिकल्टीज लिया था स्पिरिचुअल टैबलेट में आके यहाँ पे। उस वीडियो ऑफ करके बोल रही हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। यस मैम, ट्रू डिफिकल्टीज। हाँ, स्पिरिचुअल टैबलेट में उस टाइम पे यू कैन हील योर लाइफ बुक का स्वाध्याय चल रहा था। तो उस टाइम पे मेरी जो मेंटर थी सीमा दीदी मैम, तो उन्होंने मुझे मतलब फोर्स नहीं बोलूंगी, उन्हें उन्हें इनकरेज किया, मुझे बोला कि नहीं आप करिए, आप बोलिए, सामने आइए, कैमरा के सामने आके बोलिए, करिए, तो ही होगा अच्छा, मतलब आप निकल पाएंगे, उससे बाहर निकल पाएंगे। तो तब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और उस टाइम पे मैंने एक दिन लिया था उसका स्वाध्याय। उसके बाद से मेरे अंदर का वो जो, मतलब वो कॉन्फिडेंट आया कि नहीं मैं भी ले सकती हूँ। नहीं तो उसके पहले बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, बोलते नहीं मैं नहीं ले सकूंगी मैम, मैं नहीं ले सकूंगी, मैं वही वही बात बोलती थी बार बार मैम को। पर मैम को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, सीमा दीदी मैम, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। बहुत अच्छा। वही बस। आज बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुने। पहले मंजू जी का बहुत ही टचिंग था मेरे, मतलब मुझे सारी वो डिफिकल्टीज, ऐसी कई मतलब उस प्रकार की डिफिकल्टीज याद आ गई जब मंजू जी बोल रहे थे। और विनीता जी भी पहली बार, जैसे आरती जी आज पहली बार बोल रही हैं, तो सभी मतलब सबको याद आता है कि पहले दिन हम किस तरह बोले थे, कि अपना नाम बोलने में भी थोड़ी सी हिचक हो रही थी। और विनीता जी ने भी आज वही एक्सपीरियंस शेयर किया। और कोई होता है जो हमारे पीछे से ऐसे हमें थोड़ा सा हिला देता है, तो ऐसे ही वो याद कर रही है हमारी सुनीता दोदी जी। हाँ, सीमा दीदी मैम। अच्छा सीमा, हाँ, सीमा दोदी जी का वो कहीं ईस्ट में है ना, कहीं ईस्ट में नहीं है। वो, हाँ हाँ वो महाराष्ट्र में, मुंबई अच्छा, में रहती है ऐसे मैम, मुंबई में रहती है। और हाँ हाँ, मराठी में अभी मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट में ही है, पर मराठी में करवाती हैं, मराठी हाँ। भी में रहती तो आज का सेशन बड़ा ही अच्छा रहा, और सभी मास्टर्स को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मंजू जी और विनीता जी, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस बोले, मन गदगद हो गया। आरती जी, आपने आपके सेशन में बहुत अच्छे से बताया हमें, बहुत थैंक यू अच्छा। आरती। थैंक थैंक यू। यू ऑल मास्टर्स, अच्छा लगा आप सबका एक्सपीरियंस सुन के।
एक चीज याद आ गई, वो हाँ। कल मैं सारिका जी का सुन रही थी, सेशन था एक, तो उसमें किसी ने बोला कि मैम जब मैं आपसे बात करने के लिए हैंड भी रेज कर रही थी तो मेरा दिल धड़क रहा था आपसे बात करने से पहले। तो उन्होंने बोला कि ये किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता सबको है। कहा सबको। हाँ, घबराहट लगती है तो थोड़ी थोड़ी। आप अगली बार भी अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा कम नर्वसनेस होगी, पर वो हैप्पी नर्वसनेस है। वो बोलते हैं ना, हैप्पी ट्रू डिफिकल्टीज, कि जो हम खुद ही ले लेते हैं ट्रू Yeah. डिफिकल्टीज को, जैसे विनीता ने लिया, जैसे मंजू जी ने लिया, जैसे आरती जी ने लिया। तो नमस्ते सभी को, धन्यवाद। कल फिर Thank you, मिलते हैं। you, अनिता ma'am. जी, थैंक यू, थैंक यू। आज थैंक यू अनुपमा माधवी। मैम नहीं आई ना? हाँ, वो नहीं आई होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू सो मच।